मैं नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एफएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 19, 25 और 26 तारीख को एचएसएससी ने उसकी डेट निर्धारित कर दी है और एग्ज़ाम ये समझे कि बहुत जल्दी आया है। 27 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। 30 तारीख को आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है कि अब जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म आपका 19, 25 और 26 तारीख को एचएसएससी लेने जा रहा है। इसी जद्दोजहद में जो बच्चे हैं उन्होंने स्पीड पकड़ ली और बच्चों ने जो कमेंट सेक्शन है नविता क्लासेस का जो चैनल है उसमें कमेंट किया कि आप सर मैराथन में जो जितना हो सके सिलेबस को कवर करवाएं। देखिए, आप नविता क्लासेस से जुड़े हैं तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली हम जो आपका फॉरेंसिक का सिलेबस है, चाहे वो आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है, चाहे वो साइंटिफिक असिस्टेंट का है, आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, डार्क रूम अटेंडेंट का है, तो मैक्सिमम आपका सिलेबस हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसके बेसिस पे जो आपके एमसीक्यूज़ हैं हमने उनको फ्रेमिंग किया है ताकि मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो आपका कवर हो और आप इजी से एग्ज़ाम में पेपर को निकाल लें मैक्सिमम मार्क्स के साथ। आज का जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, सेल सिस्टम, ये सेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, ए ड्रग विच प्रिवेंट द यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज। एक ड्रग है जो यूरिक एसिड सिंथेसिस में क्या करती है, जब यूरिक एसिड जो प्रिवेंशन करती है किसको, यूरिक एसिड को बनने, ताकि बॉडी में यूरिक एसिड ना बने। यूरिक एसिड बनेगा तो क्या होगी, गॉट डिजीज़ होगी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आया था यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या डिजीज़ होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो गॉट डिजीज़ होती है। पोली यूरेसीमिया हो जाता है। दो चीज़ें आप याद रखना है, मैंने अभी बता दिया आपको, गॉट एंड पोली यूरेसीमिया यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। और जो यूरिक एसिड होता है वो ये देखिए बनता कैसे है, क्योंकि आपके न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन है। प्यूरिन का जब ब्रेकडाउन होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो प्यूरिन है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, आपकी न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की। तो प्यूरिन क्या है, ए और जी है, आपका एडेनिन ग्यूनिन है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन होते हैं, डिग्रेड होते हैं, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल ज़्यादा प्यूरिन का डिग्रेडेशन करेगी तो वो क्या करेगी, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। आपको क्या करना है, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कम हो तो आपको एंजाइम जो है जेंथिन ऑक्सीडेज उसको इनहिबिट करना। उसको इनहिबिट करने के लिए एक ही ड्रग है, वो ध्यान रखें। मैंने एनालॉग करवाए हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। एनालॉग जो हैं उसमें कोई भी अगर एनालॉग है तो वो कैसे वर्क करता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका जो आंसर है वो एलोप्यूरिनोल। ठीक है, यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसके एंजाइम को वो रोक देता है, कौन, एलोप्यूरिनोल। ठीक है, ये एक सिंथेटिक एनालॉग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन जो है कहाँ से रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आपको इंसुलिन एंड ग्लूकागोन पे देखना है कि इंसुलिन, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो वो डायबिटीज़ मेलिटस होता है। बच्चे देखिए, मैं जो भी कंसेप्ट करा रहा हूँ ध्यान से सुने, क्योंकि आप सभी के काम आएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, चाहे डार्क रूम अटेंडेंट है, या आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है या साइंटिफिक असिस्टेंट है, इन एग्ज़ाम में आता है। आपको देखना क्या है, इसमें इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज की कौन सी सेल रिलीज करती है, बीटा सेल रिलीज करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीटा सेल क्या रिलीज करती है, इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या रिलीज करती है, आपकी ग्लूकागोन। ये आप बच्चे आप ध्यान रखना है। अब इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है, आपको ये देखना है, पेप्टाइड हार्मोन है। दो, आप सारी चीज़ें आप इंसुलिन पे एक बार सर्च करें, इंसुलिन क्या है, कितनी चेन होती हैं और कितने अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब दो चेन हैं उसमें, तो उसमें एक में 21 अमाइनो एसिड, एक में 30 अमाइनो एसिड है। मैं आपको बता देता हूँ, तो इसलिए आपको याद रखनी जरूरी है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने, एक रजिस्टर बना लें, उसमें नोट करें जो भी डिस्कशन हो रहा है। इंसुलिन पेनक्रियास, बीटा सेल, ठीक है, ग्लूकागोन अल्फा सेल। इंसुलिन क्या करता है, आपका जैसे ही आपने बॉडी में फूड में या कार्बोहाइड्रेट लिया या कोई भी डाइट ली, वो ब्रेकडाउन होके क्या हुआ, सर्कुलेशन सिस्टम में या ब्लड में, और ब्लड से क्या करता है इंसुलिन, वो एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को और वो
क्या करता है, स्टोर करवाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। देखिए लीवर पे भी आता है, लीवर कहाँ स्टोर होता है, लीवर ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। जैसे आप फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग दौरान जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लाइकोजन ही ब्रेक डाउन होता है। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन है आप होमोपोलीसैकेराइड्स। जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, होमोपोलीसैकेराइड है। तो इसलिए आपको याद रखना है ग्लाइकोजन होमोपोलीसैकेराइड है और कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। किसका सैकेराइड है वो पोलीसैकेराइड, वो ग्लूकोज का है। ठीक है, अब आपको बच्चे याद रखना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। वो है जिंक। जिंक इसकी क्रिस्टलाइजेशन इंसुलिन की और स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन बॉडी यील्ड द मोस्ट कैलोरी। सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन देता है बॉडी में, आपको एक सीक्वेंस देखनी है। अब इसमें क्या है, आंसर इसका लिपिड है। अब आपको ये देखना है लिपिड के बाद कौन देता है ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन देता है या कार्बोहाइड्रेट देता है, या उसके बाद कौन देता है, प्रोटीन देता है या कार्बोहाइड्रेट। इस सीक्वेंस में आपको नोट करना है। ठीक है, अगर आप देखें लिपिड अगर आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर प्रोटीन का कौन सा नंबर है, फिर उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट का कौन सा नंबर है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका किसी भी फ्रेमिंग में आ सकता है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सीक्वेंस बनाइए कि कैलोरी में कौन देगा, लिपिड देगा। लिपिड का हमें पता चल गया सबसे ज़्यादा लिपिड देता है। अब सबसे कम कौन देता है, मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अब बीच में देखो क्या आ गया। तो बच्चे मैं इसी तरह का आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा ताकि आप कोई भी किस तरीके का क्वेश्चन अगर फ्रेमिंग होती है तो आप उसको इजी से ट्रैक कर ले और इजी से उसको निकाल लें। ये सीक्वेंस बना लेना बच्चे। उसके बाद मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। विटामिन की कमी होती है, एक मिल्क में एक विटामिन की कमी होती है, वो विटामिन सी है। ठीक है ना। अब मैं विटामिन पे डिस्कस करता हूँ। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सी डिजीज़ होती है, जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया, रतौंधी भी बोल देते हैं। ठीक है, नाइट या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस, इस तरीके की जो डिजीज़ होती हैं, आई से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो, आंखों से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो। पहली तो बात, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, विटामिन सी है। मिल्क में विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, अब मैं विटामिन पे डिस्कस करूँगा थोड़ा है, क्योंकि बीच बीच में हम सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से निकाल लें। ये नहीं है कि हम उसको इस तरीके से कवर करें कि हम सीधे क्वेश्चन करते चले और हमें बाद में पता लगे कि हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आया। या आपको मास्टर इन ऑल ट्रेड्स, आप सारी ट्रेड्स में मास्टर हों। ठीक है ना, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है ना, लेकिन आपकी मास्टरी यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आप बैचलर और मास्टर हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर फ्रेमिंग तो उसको निकाल लें। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक है, जीरोपैथेलमिया या आपको राइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, रतौंधी। अब आपका विटामिन जो के है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए विटामिन ए के है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बच्चे ध्यान रखना, विटामिन जो के है, के से सी क्लॉटिंग, ठीक है ना, क्लॉटिंग, के से क्लॉटिंग, के से कैल्शियम। मतलब अब ऑब्वियसली बात है, विटामिन के किस में करेगा, ब्लड का थक्का जाने में। अगर आपको ब्लीडिंग होगी, कट लग गया, तो विटामिन के अगर प्रचुर मात्रा में बॉडी में, तो आपका ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो रुक जाएगा टाइम से। ठीक है ना, प्लेटलेट वहाँ आके उसको क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, और ब्लड का क्या आता है, थक्का जमता है, ताकि वो ब्लड फ्लो ना करे। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको, ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। हम प्लेटलेट्स जो सुनते हैं ना, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट डाउन होती हैं पेशेंट्स की। तो प्लेटलेट डाउन होने की जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप देखेंगे कि जब भी किसी का अगर डेंगू हुआ है, पेशेंट अगर आपके सामने कोई है, तो देखना उसकी आंखें एकदम से लाल होंगी अगर प्लेटलेट उसकी बहुत डाउन आ गई। रेडनेस, आपको ऐसे लगेगा कि आंखों से अभी ब्लड फ्लो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लेटलेट अगर कम होगी तो डेफिनेटली ब्लड का जो सर्कुलेशन है या फ्लो है, कट लग गया तो वो सारा फ्लो करेगा। उससे क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं होगा और नहीं हो पाएगा, और ब्लड नहीं रुकेगा, वो फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो प्लेटलेट के साथ विटामिन के हेल्प करके ब्लड का क्लॉट करवाता है, ये बच्चे ध्यान रखना। अब विटामिन B1, विटामिन बी और सी, ठीक है बच्चे, विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सोलुबल हैं। जब भी आपसे पूछा जाए बी और वाटर सोलुबल विटामिन के हैं कौन कौन से हैं, बी और सी। विटामिन बी में आपका B1 क्या करता है, अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है बच्चे,
थायमिन होता है। अगर B2 की हो जाए तो उससे बच्चे होता है आपका बेरी। तो हमने यहीं पे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर लिए। विटामिन सी से क्या होता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी, ऐसे बच्चे याद रखना। विटामिन ए से आपका क्या, जीरोपैथेलमिया, रतौंधी बोल देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। विटामिन B2 से क्या हो गया बच्चे, बेरी। विटामिन B1 से क्या होगा आपका, थायमिन। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ विटामिन के का, मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग, के से क्लॉटिंग, के से सी से क्लॉटिंग और के से, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात आती है मिल्क इज डेफिशिएंट ऑफ विच मिनरल्स। जो मिल्क है, दूध है, किस दूध में क्या किस चीज़ की कमी होती है। दूध में देखिए सबसे ज़्यादा जो दूध में आयरन की कमी होती है, मिल्क में आयरन नहीं होता। कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब फॉस्फोरस भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। हम मिल्क कंज्यूम क्यों करते हैं, हम दूध क्यों पीते हैं, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे यहाँ पे याद रखना आप, फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, जो मैंने अभी बोला है, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये कैल्शियम है। तो इन हमारी बोन को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मिल्क में ये सारी चीज़ें मिलती हैं एक्सेप्ट आयरन। आयरन नहीं होता मिल्क में, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ और, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज इनहिबिटेड बाय। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं, उसको रोकने के लिए देखिए एस्प्रिन का हम यूज़ करते हैं। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हेडेक हो जाता है या दर्द स्टार्ट होता है, पेन होता है, तो हम क्या करते हैं, एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देता है और आपकी हेडेक की प्रॉब्लम रुक जाती है, ठीक है। HDL, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। अब देखिए HDL क्या है, एक क्वेश्चन आया था लास्ट जो पेपर था 2022 का FSL का, उसमें HDL और LDL पे क्वेश्चन पूछा था। अब ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, या अच्छा गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। HDL क्या होता है, गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL क्या होता है, बैड क्वालिटी। LDL जो होता है वो बैड क्वालिटी का आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से ये सिंथेसाइज और सिक्रेट होता है, लीवर से होता है। बच्चे याद रखना, लीवर से HDL जो होता है वो सिंथेसाइज और सिक्रेट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ना बच्चे, वो क्या है, लीवर है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, बॉडी का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है, या ग्लैंड बोल दें आप, ग्लैंड जो है, बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है, लीवर है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज लोकलाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट इन आउटर लीफलेट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चे क्या होता है ना, बायोमेम्ब्रेन जो हम पढ़ते हैं वो लिपिड बायलेयर होती है, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर होती हैं। ये पूछ रहा क्या कि आउटर लेयर पे जो लिपिड बायलेयर जो आउटर लेयर है उस पर कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आउटर लेयर होती है ना उस पर कोलिन, और जो कोलिन फॉस्फोग्लिसरीड, पहला ही आंसर है इसका। पहले तो मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है कोलिन फॉस्फोग्लिसराइड होता है आउटर पे, और दूसरा स्फिंगोमाइलिन। 2 याद रखना बच्चे, CS आउटर पे क्या होता है, CS होता है, कोलिन फॉस्फोग्लिसरीड एंड स्फिंगोमाइलिन। इनर साइड पे क्या होता है, ये सारे होते हैं, इथेनोलामिन, आपका इनिस्टॉल एंड सीरिन फॉस्फोग्लिसराइड। तो आपके जो इनर लीफलेट है, अंदर की साइड जो है, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं, ये आउटर साइड है, ये आपकी इनर लीफलेट है। तो इनमें जो इनर की साइड जो होगा आपके कौन कौन से, इथेनॉल, इनिस्टॉल और सीरिन, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन आउटर पे कौन कौन होगा, कोलिन होगा और स्फिंगोमाइलिन होगा। तो इसी तरीके से हम कवर करें ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर। लिपिड जो बायलेयर है, मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर है, उसमें सारे प्रोसेस होते हैं एक को छोड़ के। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए फ्लेक्सिबल होते हैं, सही बात है, फैटी एसाइल चेन है वो फ्लेक्सिबल है। ये क्या होता है, ये आपका जो फॉस्फेट या जो ग्रुप होता है वो हेड ग्रुप होता है, 2 ये टेल होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे फ्लेक्सिबल मूवमेंट करती रहती हैं। उसके बाद लेटरल डिफ्यूजन, लेटरल क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, आपस में मूवमेंट करना, कभी ये इधर चली गई, कभी ये इधर चली गई, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता था
ट्रांसबाइलेयर, ट्रांसबाइलेयर डिफ्यूजन। ट्रांसबाइलेयर डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, एक आउटर लीफलेट से इनर में, या रोटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। रोटेशन में क्या करेंगे आप देखिए, ट्रांसबाइलेयर नहीं है, ट्रांसबाइलेयर नहीं होता किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। और रोटेशन हो सकता है फॉस्फोलिपिड का अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, वो कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं डिफ्यूजन, और रोटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसबाइलेयर नहीं कर सकते। इसका जो एक्सेप्ट पूछ रखा है इन्होंने, एक्सेप्ट इनके अलावा कौन सा नहीं होता, वो है ट्रांसबाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट है करेक्ट है अबाउट मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। जो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, एकदम से करेक्ट है। अब देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपने करेक्ट ढूंढनी है। पहली तो बात क्या है, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेंटर में है लिपिड। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर स्टेरॉयड न्यूक्लियस फॉर्म ए रिजिड एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। ये एकदम से करेक्ट है। इसमें मैं आपको सभी एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो नियर सेंटर नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका हाइड्रोफिलिक है तो वो आउटर में रहेगा। मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ऐसा भी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल क्या है, सारे के सारे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोजेक्ट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एकदम से गलत है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइड्रोकार्बन जो चेन है, ये वाली हाइड्रोकार्बन चेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैसे जा सकती है। ये तो सेल के क्या आती है, इनर में ऐसे आपस में एंटेंगल होते हैं, और यही लिपिड बाइलेयर है। एक लेयर ये आउटर, एक ये इनर, इन दोनों की हाइड्रोकार्बन जो चेन है या आपस में क्या करती है, ये रोटेटिव मूवमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी इनकी मेंटेन रहती है, और यही से सेल की जो इंटेग्रिटी है उसको ये मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है सी, करेक्ट है ये सी। स्टेरॉयड जो न्यूक्लियस है वो रिजिड और प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट, हैवीएस्ट ऑफ द सेल, सेल में सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ हैवी की, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या हैवीएस्ट है, ठीक है, क्योंकि डीएनए कंटेंट अवेलेबल होता है, न्यूक्लियोलस अवेलेबल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का लार्जेस्ट पार्टिकुलेट कौन सा है, वो क्या होता है, क्योंकि आपके देखे 100 to 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका लार्जेस्ट पार्टिकुलेट होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। उसके बाद बच्चे इस पे गलती कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आंसर मारेंगे, लेकिन ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, क्योंकि 100,000 में इसकी क्वांटिटी होती है। उसके बाद डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज अंडर द हेडिंग ऑफ, डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, हम उसको क्या नाम देते हैं, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, नन ऑफ द नो, मेटाबोलिज्म बोलते हैं। मेटाबोलिज्म को ही हम डिग्रेडेटिव प्रोसेस, डिग्रेड अगर हो रही है चीज़, कोई भी हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसको हम डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस, वो हम उसको मेटाबोलिज्म में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, जो मटेरियल्स हैं वो किससे प्रोसेस से एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन से भी हो सकता है, सही बात है। गैसेज हैं तो इजी से वो डिफ्यूज हो जाएंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है बाइलेयर में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, यहाँ पे ना क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी मिसप्लेस है। जो बाइलेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो एक्सचेंजेस होता है मटेरियल का वो लिपिड बाइलेयर में, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है, पिनोसाइटोसिस से भी होता है। इसका आंसर डी है। 15 का जो आंसर है वो डी है, सभी आएंगे इसमें, ठीक है। और HSSC इसी तरीके से खेला खेलती है आपके साथ, आपको ध्यान रखना है। एवरेज पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की जो पीएच है ना वो आपको एवरेज बतानी है, 6 होती है। मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज जो पीएच होती है यूरिन की वो 6 होती है, ठीक है। अब अगर आप देखें ब्लड की, आपसे अगर पूछते हैं एवरेज जो पीएच है ब्लड की वो कितनी होती है, 7.4 होती है। तो बच्चे आप क्या करना, गलती मत करना इन चीज़ों में, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है वो गलती बहुत फास्टली सोचते हैं चीज़ों को, कि वो कैसे किस तरीके से उसका आंसर कर रहे हैं, क्या सोच के करें। आपको ना ब्रेन को ओपन रखना है, ठीक है। और उसी तरीके से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इनको ना आप अपने नोट्स बना लीजिए, आप रजिस्टर में लिख लीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में रहेंगी कि ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है।
मैंने ब्लड का बताया, ब्लड की जो पीएच होती है वो आपकी 7.4 होती है। आपकी जो स्टमक है, स्टमक की जो पीएच होती है वो आपकी 1.5 टू 2.3 ये होती है आपकी स्टमक की, पेट की, उदर जिसको बोलते हैं, उसकी पीएच 1.5 टू 2.3 टू 4, 2.3 टू 2.4 तक हम मान लेते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जो वाटर है, डिजिटल वाटर है, उसकी पीएच कितनी होती है, एग्जैक्ट 7 होती है। डिजिटल वाटर की जो पीएच होती है बच्चे, वो एग्जैक्ट कितनी होती है, 7 होती है। तो आपको ना इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जो हम डिस्कस करें। आपसे गैस्ट्रिक के बारे में पूछ सकता है, आपसे मिल्क की पीएच पूछ सकता है, आपसे यूरिन की पीएच पूछ सकते हैं, आपसे ब्लड की पीएच पूछ सकते हैं, स्टमक की, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीएच ऑफ ब्लड आ गया, वही 7.4 होती है, मैंने अभी बताया 7.4 होती है। लेकिन जो रेशियो तन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन रटा आया है, बच्चे इसको रट के जाते हैं, वो एग्जाम में नहीं था। लेकिन रेशियो क्या है, जो कार्बोनेट और बायकार्बोनेट है उसका जो रेशियो होता है ब्लड में, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट का जो रेशियो होता है 1:20 रेशियो होता है, और इसी के कारण जो इसकी पीएच होती है वो 7.4 होती है। ठीक है बच्चे, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट, फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू। ऑस्मोसिस अगर सेल में हो रहा है तो उसको अपोजिट जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इसका 18 का आंसर ए है। उसके बाद सरफेस जो टेंशन होती है किसकी, इंटेस्टाइनल जो ल्यूमन है बिटवीन द फैट ड्रॉपलेट एंड एक्वस मीडियम इज डिक्रीज बाय। अगर ल्यूमन की बात करें हम, इंटेस्टाइनल ल्यूमन की, उसमें जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं एंड एक्वस मीडियम है, उनके बीच में जो अब सरफेस टेंशन जो है उसको जो कम कौन करता है, ये करते हैं आपके बाइल साल्ट। आप बच्चे याद रखना, जो बाइल साल्ट हैं वो उसको क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी तरीके से अगर सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से और आराम से सोचना, क्योंकि बाइल साल्ट और बाइल एसिड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए आपको बाइल साल्ट और बाइल एसिड पे थोड़ा सा वर्क करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आज की टास्क। बाइल साल्ट और बाइल एसिड में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उसको एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एक पावर हाउस है, ठीक है सेल का। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ईटीसी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप देखिए, ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं किससे रिलेटेड हैं, ईटीसी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम क्या बोलते थे, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस की सबसे ज़्यादा एक्टिव साइट कौन सी होती है, राइबोसोम होती है, क्योंकि राइबोसोम से क्या होता है, एमआरएनए अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद तभी तो वो प्रोसीड होता है, वहाँ पे एमआरएनए जब अटैच होगा तो वहाँ पे उस पर टीआरएनए बाइंड करेगा, टीआरएनए से आपका अमीनो एसिड बाइंड होता है। तो इसी तरीके से आपको सोचना है चीज़ों को और उसको कवर करना है। अब फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो फैटी एसिड अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाहर और अंदर अगर आ सकते हैं तो वो किस प्रोसेस से आ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे। वो प्रोसेस क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसफ़र। फैसिलिटेटेड ट्रांसफ़र जो होता है उससे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है उसके मेम्ब्रेन से फैटी एसिड बाहर और अंदर आ सकते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो चैनल होते हैं उन्हीं से ऑपरेट होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। फैसिलिटेशन प्रोसेस जहाँ पे आ गया तो वो ट्रांसपोर्टर से ही होगा। माइट्रोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक की तरह क्या है, कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, CCC, ठीक है ना। कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है बच्चे, इसको याद रखना, पहला ही इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम गट इन द फीटल एंड न्यूबॉर्न एनिमल टेक प्लेस बाय। जो एब्जॉर्प्शन है इंटैक्ट प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन, क्योंकि उसके पास क्या एंजाइम नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए, फ्रॉम द गट इन द फीटल एंड न्यूबॉर्न एनिमल टेक प्लेस बाय, किस प्रोसेस से होंगे वो एब्जॉर्प्शन उनका, डायरेक्ट उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम गट, गट से
वो डायरेक्ट जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है फीटल और न्यूबॉर्न में, तो वो क्या प्रोसेस होगा, पिनोसाइटिस होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा, सिंपल होगा या एक्टिव होगा। तो देखो आपको ना एक्टिव, पैसिव, पिनोसाइटिस और पैसिव डिफ्यूजन ये ना बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, ये ध्यान रखना। पिनोसाइटोसिस क्या है, जो भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो मूवमेंट करवाते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है कि किस तरीके से आप इनको कवर करेंगे। जो एब्जॉर्प्शन होगा इंटैक्ट प्रोटीन का फीटल में और न्यूबॉर्न कोई भी बेबी है उसमें गट से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता है पिनोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनली कॉल्ड दी सुसाइड बैग, ये बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में कई बार आया भी, अब लेकिन ये आना बंद हो गया है। लेकिन आपसे इस फ्रेमिंग में नहीं, दूसरी फ्रेमिंग में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सुसाइडल बैग है उसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, लाइसोसोम इसका आंसर है। तो आप इस पर सोचे, वो सुसाइडल बैग, मौत की थैली क्यों बोलते हैं उसको। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुसाइडल बैग लाइसोसोम को क्यों बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने इसको कवर किया। इसमें हम आगे जितने भी हैं हम टेस्ट करेंगे। आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, मेरे पास सारा कंटेंट है, आपका प्रोटीन से रिलेटेड है, आपका लिपिड से रिलेटेड है अगर मैं बात करूं, फिर आपका ईटीसी से रिलेटेड है, टीसीएस साइकिल से रिलेटेड है, आपका कार्बोहाइड्रेट पे अच्छी कवरेज है इस क्वेश्चनों की। उसके बाद अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए फ्रेमिंग की है, आप इनको देख सकते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ मैं इन क्वेश्चनों का लगभग मैंने 1000 क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है। टाइम लगा है नो डाउट, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं क्लासेस में कवर कर पाऊँगा और मैं इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करता। पहले मैं टॉपिक कवर करता और फिर मैं बच्चों को इन्हीं क्वेश्चनों के तरीके से उनको मैं समझाता। लेकिन टाइम कम होने के कारण हम इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए मोस्ट ऑफ सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि नीडी जो स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम की कॉन्टैक्ट कर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।